प्रधानमंत्री ने कनाडा में G7 शिखर आउटरीच सत्र में लिया हिस्सा। कई वैश्विक नेताओं से की वार्ता। शांति, समृद्धि और स्थिरता पर बल। क्रोएशिया रवाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज से 2 दिवसीय दौरा। तसर संस्थान के स्थापना दिवस में होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री ने छात्राओं से किया संवाद। आर्चरी स्टेडियम का लिया जायजा। आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। एम्बुलेंस के पहिए थमने से मरीजों को हो रही परेशानी। कर्मी आर पार की लड़ाई पर अड़े। और तिलका मांझी वॉरियर्स की टीम झारखंड महिला प्रीमियर कबड्डी लीग की बनी चैंपियन। सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की सफल यात्रा संपन्न कर क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। श्री मोदी ने कनाडा में G7 आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। इसके इतर उन्होंने कई वैश्विक नेताओं से वार्ता की और शांति, समृद्धि और स्थिरता पर बल दिया। नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्ने के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बैठक में घोषणा की गई है कि भारत और कनाडा एक दूसरे के देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान आपसी सहमति से ये फैसला लिया कि भारत और कनाडा में नागरिकों और व्यवसायों के लिए नियमित सेवाओं की बहाली के लिए ये कदम आवश्यक है। इस निर्णय को द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास बहाली और सहयोग को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता तथा आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख से राष्ट्रपति ट्रंप को अवगत कराया। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।
वे आज रांची में रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल रांची के नगड़ी में केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के 61वें स्थापना दिवस के समारोह में शिरकत करेंगे। वे कल ही वापस लौट जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिक्षा और खेल को भविष्य की मजबूत बुनियाद और पूंजी बताया है। उन्होंने कल सोनाहातू में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से सकारात्मक बदलाव आया है। श्री सेठ ने भ्रमण के क्रम में विद्यालय के व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने शानदार बैंड की प्रस्तुति दी। श्री सेठ ने सिल्ली में आर्चरी स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। श्री सेठ ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का संकल्प दोहराया। भ्रमण के क्रम में रक्षा राज्य मंत्री ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची जा रही है और सरकार का जन कल्याण पर फोकस है। डीडी झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं। चुनाव बिहार में होने वाले हैं, लेकिन उसकी सरगर्मी और जो राजनीतिक उबाल है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। किस तरीके से बिहार चुनाव की जो कहते हैं आंच झारखंड में दिख रही है? देखिए, बिहार और झारखंड छोटे बड़े भाई हैं, तो निश्चित रूप से जब वहाँ कोई तपिश बढ़ती है तो यहाँ भी तपिश बढ़ेगी। और हम लोग गठबंधन में सब लोग एक साथ हैं, तो निश्चित रूप से जब यहाँ चुनाव हो रहा था तो बिहार में तपिश बढ़ी हुई थी, अब वहाँ चुनाव हो रहा है तो झारखंड में तपिश बढ़ेगी। स्वाभाविक है। और निश्चित रूप से जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में सभी लोगों की चाहत होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो जेएमएम तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि भाई बड़ा दिल कांग्रेस और दोनों आरजेडी को भी दिखाना पड़ेगा बिहार में। हम भी बिल्कुल ऐसा ही राजद ने भी किया था। राजद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ आकर के। दबाव की राजनीति, तो ये कोई दबाव की राजनीति नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि जब देखिए जब गठबंधन होता है तो आप एक जो वैवाहिक गठबंधन भी होता है उसमें भी जब तक नहीं हो जाता है तब तक बहुत नोक झोंक चलती रहती है। तो ये तो तमाम दलों का गठबंधन है, तो निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी बात होगी और अपने अपने तरीके से सभी लोग करेंगे, लेकिन गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और हम बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चलिए, वापसी होगी, उम्मीद करते हैं इनकी। लेकिन एक चीज़, झारखंड में लगातार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। आपके प्रदेश प्रभारी के राजू जी, आप भी लगातार सब जगह दिख रहे हैं साथ में। तो किस तरीके से क्या आप देना चाह रहे हैं? किस तरीके से जो आपका संगठन एक तरीके से बिखरा हुआ है या उस तरीके से उसकी पहुंच जो होनी चाहिए वो कमजोर पड़ा है, उसको क्या मजबूत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, संगठन का जुड़ाव मुद्दों से होना चाहिए। हम जनता के लिए राजनीति करते हैं और जब जनता के लिए राजनीति करते हैं, जनता की मूलभूत बातों को जब हम नहीं प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और उनकी बातों को संग्रहित नहीं करेंगे तो फिर राजनीति किस बात की? सत्ता में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि जनता से रिश्ता नाता टूट गया। और उस रिश्ते नाते को बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मैदान में रहते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी अपनी बात हम लोग सुनते हैं, सबकी बात। कह रहे हैं कि भाई ये कहीं लगता है कि रार तो दोनों के बीच नहीं चल रहा है, हूल पद यात्रा आप करने वाले हैं। नहीं, वो पहले से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मीडिया के साथ ही जब एक्टिव होते हैं तो इस तरह की बातें सामने आने लगती है। मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। हूल हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो सब लोग जानते हैं और सभी पार्टी अपने अपने तरीके से करती है। अब उसको कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद लोग हैं, उनके दरवाजे पे जाना चाहिए, उनके गांव जाना चाहिए और उस निमित्त हम लोग जा रहे हैं। चलिए, उसके निमित्त जा रहे हैं। एक मुद्दा और भी लगातार अभी झारखंड में बहुत सुर्खियों में है, पेशा कानून वाला। क्या करेंगे? बहुत दिन से मांग चल रही है कि भाई आदिवासियों को न्याय मिले और पेशा कानून लागू हो। बिल्कुल, देखिए, एक व्यापक चर्चा शुरू हुई है। सभी लोग इस मुद्दे पर गंभीर हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो पेशा कानून है उसको जनता की सहमति से कैसे लागू किया जाए। सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग भी लगे हुए हैं, तो एक बेहतर ड्राफ्ट कैसे बने और उसको कैसे हम लागू करें ताकि जो जिनके लिए पेशा कानून है उनको उसका फ़ायदा मिल सके।
पेशा कानून का फायदा मिल सके, इसके लिए कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है। एक चीज़ और कि जो कंसर्न का मुद्दा है, जनगणना को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। उसकी अधिसूचना जारी हो गई कि अगले साल जनगणना शुरू हो जाएगी। सब लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए, क्रेडिट लेने की कोई होड़ नहीं है। क्रेडिट तो जिसको मिलना था मिल गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में ये निर्णय लेना पड़ा। और आप देखिए कि जातिगत जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, जनवरी 27 से शुरू करेंगे। इसका क्या मतलब है? अभी से शुरू कराइए, फिर 2027 से आप कराएंगे, 2029 तक ले जाएंगे। इसका मतलब आप जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। जातीय जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जो समाज में लोग रहते हैं, किस जाति के लोग किस स्थिति में है, वो आकलन करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि झारखंड में आपकी अगुवाई वाली जो सरकार है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन जो विकास झारखंड में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या वजह लगता है? ये तो देखने का नजरिया है अपना अपना। लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि 16 वर्षों तक इस राज्य को किस तरह से लूटा गया, बर्बाद किया गया। आज सब कुछ दिखाई देने लगा है। जरा सा आप निकलिए तो आप देखेंगे जो बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम से फ्लाईओवर बना, उससे आगे फिर एक फ्लाईओवर है, फिर तीसरा फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है। आदिवासियों के जनजीवन में ऊंचाई आई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आदिवासी जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी बातों को समझते हैं। यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी भाई हैं वो समझते हैं कि हमने लड़ के लिया है झारखंड, हम लड़ के लेंगे अपना अधिकार। और उस निमित्त सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपना काम किए और आपने नतीजा देखा कि 56 सीटें आई। अब 56 इंच वाले के लिए तो ये बड़ा संदेश है। 56 सीटें आई है और ये बड़ा संदेश है। और जिस तरीके से राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि झारखंड में भी वो विकास की रफ्तार दिख रही है, नज़रिया सिर्फ लोगों को बदलने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर चाहे वो पेशा कानून का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर वो मुखर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य के आपातकालीन 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से गिरिडीह में भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है। एम्बुलेंस के पहिए थमने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मियों ने गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना दिया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मियों ने बताया कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और उनकी मांगों पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्हें वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है और न ही वेतन में बढ़ोतरी हुई है। और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किए हैं कि ये पेमेंट कितना देंगे, जबकि ये पहले बोल चुके हैं कि न्यूनतम मानदेय के हिसाब से जो झारखंड सरकार के प्रति वेजेज है उसके हिसाब से पैसा देंगे, लेकिन ये अपने वादा पे भी नहीं कायम रहते हैं। इधर बोकारो में भी 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। एम्बुलेंस चालकों ने आरोप लगाया कि उनका वेतन तक तय नहीं किया गया है। मिल रहा है वो खाली 108 वाला का ड्राइवर है, को खाली शोषण कर रहा है, बाकी पेमेंट के नाम में तो सब धब्बा है, कुछ भी कोई देता नहीं है। उन लोग जो हैंड ओवर टेक ओवर के लेने के टाइम में जो मांगे पूरी करता है, आज तो कभी कोई मांगे पूरी किया नहीं है। एम्बुलेंस चालक इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इसको संज्ञान में ले सरकार और हम लोग का जो मांगे हैं इसको एकदम क्लियर करे और टाइम टू टाइम हम लोग का पेमेंट कम से कम हो जाए। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यकता है कर्मियों की मांगों पर समग्रता से विचार कर जल्द समाधान निकाला जाए। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में आजसू पार्टी की कोल्हान प्रमंडलीय बैठक हुई, जिसे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी संबोधित किया। इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव दिए। बलिदान दिवस समारोह की तैयारी के सिलसिले में भी इस दौरान विचार विमर्श हुआ। बैठक में कोल्हान क्षेत्र के केंद्रीय नेताओं और तीनों जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत कई नेता मौजूद थे।
नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सूद ने झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। उन्होंने स्मारक साइन बोर्ड का अनावरण किया। श्री सूद ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक ने लाभार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने पतरातू में नाबार्ड की जीवा और जनजातीय विकास परियोजना का भी दौरा किया, साथ ही अन्य गतिविधियों में भी शामिल हुए। श्री सूद ने नामकुम लैम्प्स परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। खूंटी में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 58 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कल 13 लोगों को इन मोबाइलों को सौंपा गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। बरामद किया गया है। 40 मोबाइल जो था वो सनहा दर्ज किया गया था 40 मोबाइल के विरुद्ध, और 17 मोबाइल जो था उसको पहले ही वितरित किया जा चुका है। आज हम लोग 13 मोबाइल कर रहे हैं। पिछले माह कुल 28 मोबाइल का वितरण किया जा चुका था, तो अब तक कुल 58 मोबाइल जो है वो खूंटी जिला पुलिस के द्वारा उनके लोगों को वापस किया जा चुका है। खूंटी में पुलिस ने डकैती और लूटपाट मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इसका उद्भेदन कर लिया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कांड में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साथ ही वादी से छीना गया एक टैब, एक मोबाइल फोन और एक बैग, ये भी बरामद कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछले 11 वर्षों में देश में कृषि विकास प्रक्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिखी गई है। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से ड्रोन दीदी भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक ड्रोन तो तबीयत से उड़ाओ यारो। ये लाइन आपको थोड़ी अटपटी लगी होगी, क्योंकि असल शेर तो ये कहता है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। लेकिन आज मैं यहां पर ड्रोन की बात कर रहा हूं कि एक ड्रोन तो तबीयत से उड़ाओ यारो, क्योंकि पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान के लोग लगातार ड्रोन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन, चीन के ड्रोन, टर्की के ड्रोन और इन सब पर भारी भारत के ड्रोन, जिन्होंने इन तीनों ड्रोन्स की ऐसी तैसी कर दी। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और भारत आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन ड्रोन सिर्फ सीमाओं पर शत्रुओं से लड़ने के लिए नहीं, शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए नहीं, बल्कि ड्रोन आज विकास की गंगा भी गांव में बहा रहा है।
और इसी को जानने के लिए आज हम मेरठ के छूर गांव में हैं और मेरे साथ नमो ड्रोन दीदी हैं। ये जो ड्रोन आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, ये नमो ड्रोन दीदी उड़ा रही हैं और इस ड्रोन के माध्यम से ये लोग यहाँ पर खेती में लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि नैनो टेक्नोलॉजी से खेत जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करें। रामगढ़ में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद समेत अन्य लोगों ने सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। ब्लड तो आप समझते ही हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। इतना हम लोगों के रामगढ़ जैसे क्षेत्र में इतना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। और हम लोगों का ब्लड तो अपना डोनर से जो हम लोग लेते हैं और खपत काफ़ी ज़्यादा है। थैलेसीमिया का पेशेंट है, सिकल सेल का पेशेंट है, तो हम लोग को फ्री ब्लड भी देना पड़ता है। तो हम लोग जितना भी ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे तभी तो हम लोग के पास ब्लड आएगा और हम लोग पब्लिक को मुहैया करेंगे। बाबा बैजनाथ की जहां महिमा अपरंपार है, वहीं उनके भक्तों की श्रद्धा भी अनोखी है। बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले अशोक कुमार पिछले कई वर्षों से 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। बाबा बैजनाथ के देश दुनिया में असंख्य भक्त हैं, जिनकी उनके प्रति आस्था निराली है। भगवान भोलेनाथ के ऐसे ही एक निराले भक्त हैं अशोक कुमार। वे पिछले कई वर्षों से भारी भरकम कांवर लेकर 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा को जलार्पण करने पहुंचते हैं। पूरा संसार का कल्याण करते, हमरा भी कल्याण करते, लगे हुए हैं कि बाबा में भजन में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बाबा के दरबार से उन्हें खास जुड़ाव है, जो उन्हें यहाँ हर वर्ष जलार्पण के लिए खींच लाता है। बाबा के दरबार से उन्हें काफी कुछ मिला है। सावन में पहले हम सब आकर पूजा कर लेंगे। बाबा का कृपा है, बाबा बुलाते हैं तो हम आते हैं। बाबा बैजनाथ मनोकामना लिंग है और यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में 4 नए मेहमान आए हैं। यहाँ रायपुर के नंदन वन सफारी से शेर अभय, शेरनी शबरी और एक जोड़ा मगरमच्छ लाए गए हैं। पर्यटकों को अब चिड़ियाघर में एक बार फिर शेर और मगरमच्छ का दीदार करने का मौका मिलेगा। मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक जबर सिंह ने बताया कि सैलानियों के देखने के लिए शेरों को छोटी नर्सरी में छोड़ दिया गया है। शेर अभय 14 वर्ष का है, जबकि शेरनी शबरी 4 साल की है। वहीं दोनों मगरमच्छ की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच है। बिरसा जैविक उद्यान के अंदर एक नर शेर जिसका नाम अभय है और एक मादा शेरनी जिसका नाम शबरी है, वो कल यहाँ लाए गए हैं। और एक हमारे पास में मगरमच्छ का जो जोड़ा है वो लाया गया है। ये चारों जानवर सफलतापूर्वक हमारे उद्यान के वेटनरी डॉक्टर और अन्य कर्मी वहां जाकर के कल लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जैविक उद्यान में शेरों की संख्या 3 हो गई है। पहले से शशांक नामक शेर उद्यान में है। जल्द ही जैविक उद्यान में जो जानवर नहीं है उसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। 91 प्रजाति के जानवर पशु पक्षी हैं और कुल उनकी संख्या 1500 के आसपास है। उसमें से काफ़ी जो है वो एंडेंजर्ड स्पेसीज भी हैं और ऐसी स्पेसीज है जिनको बचा के रखना अति आवश्यक है। और कुछ वो स्पेसीज है जो लोगों की उत्सुकता के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, वन्य प्राणियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी रखा जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बिरसा जैविक उद्यान में मौजूद शेरों की मृत्यु के बाद अब नए शेरों के आगमन से यह कमी पूरी हो गई है। अब जैविक उद्यान में शेर और मगरमच्छ भ्रमण करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और योग प्रशिक्षण केंद्रों में लोग योगाभ्यास करने पहुंच रहे हैं। राजधानी रांची में योग के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है और योगाभ्यास कई लोगों की नियमित दिनचर्या बन चुका है। योग प्रशिक्षण केंद्रों में योगाभ्यास करने पहुंच रहे लोग इसके फायदे गिनाते नहीं थकते। योग एक ऐसा चीज़ है कि आजकल के बच्चों लोग को अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो कि योग करके वो अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं। मैं योग पिछले 10 वर्षों से कर रही हूँ। कहते हैं जिस चीज़ से हमें खुशी मिले उसे करना चाहिए, तो योग करने का कारण मेरा खुशी है, इससे मुझे खुशी मिलती है। योगा अभ्यास करने वालों ने बताया कि स्वस्थ रहने की इस प्राचीन भारतीय पद्धति से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहता है। योग से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग दूर होते हैं। उन्होंने सबों को नियमित योग के लिए प्रेरित भी किया। बेनिफिट्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि योगा करने से एक आदमी अपना दिमाग और अपना शरीर बहुत अच्छे से काबू में रह सकता है। योगा अभ्यास करा रहे झारखंड योग महासंघ के महासचिव पंकज प्रसाद ने भी योग के लाभ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश दुनिया में योग को नई पहचान और ख्याति मिली है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 21 जून का योग दिवस प्रोग्राम करवा करके भारत में बहुत बड़ा उपलब्धि लाए हैं। योग से हमारे जीवन के साथ साथ हमारे पूरे दिनचर्या भी सही रहता है। योग निरोगी रहने का मंत्र है, जिसकी खूबियों से सभी परिचित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन ने योग को करोड़ों लोगों को इसे आत्मसात करने की दिशा में प्रेरित किया है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कनाडा में G7 शिखर आउटरीच सत्र में लिया हिस्सा। कई वैश्विक नेताओं से की वार्ता। शांति, समृद्धि और स्थिरता पर बल, क्रो एशिया रवाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज से 2 दिवसीय दौरा। तसर संस्थान के स्थापना दिवस में होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री ने छात्राओं से किया संवाद। आर्चरी स्टेडियम का लिया जायजा। आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। एम्बुलेंस के पहिए थमने से मरीजों को हो रही परेशानी। कर्मी आर पार की लड़ाई पर अड़े। और तिलका मांझी वॉरियर्स की टीम झारखंड महिला प्रीमियर कबड्डी लीग की बनी चैंपियन। सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग।